सब बच्चों को नमस्कार। आज हम आपका DOE द्वारा प्रैक्टिस पेपर जो दूसरा है अभ्यास पत्र टर्म 2 के लिए उसको डिस्कस कर रहे हैं। और आपका जो मंडे को प्री बोर्ड होने वाला है उसमें आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा, तो इसको ध्यान से समझिएगा। कंडीशंस वही हैं, 2 घंटे का पेपर होगा आपका, 40 नंबर का है। टर्म 1 का रिज़ल्ट आ गया है तो उस हिसाब से भी सभी बच्चों को अब तैयारी करनी है कि उनको कितने नंबर और चाहिए पास होने के लिए और कितने नंबर चाहिए आपकी मनचाही परसेंटेज बनाने के लिए। प्रश्न पत्र के 3 खंड होंगे, 15 प्रश्न है। पहले 7 प्रश्न 2 मार्क्स के, फिर उसके बाद 6 प्रश्न 3 नंबर के और आखिरी के 2 केस आधारित प्रश्न जो है आपके 4 नंबर के। तो हमें ध्यान रखना है इसके अंदर कि कोई भी प्रश्न हमारा छूटे नहीं, और इसको क्योंकि लिखना है हमें तो प्रॉपर हमारे आंसर्स होने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं पेपर। पहला प्रश्न है, कुछ तत्व और उनकी परमाणु संख्या दी गई है। जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं, तत्व R में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। ध्यान रखना, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की जब बात की जाती है तो जो बाहरी कक्ष है उसका हमें याद रखना है। तो तत्व R के अंदर संयोजकता इलेक्ट्रॉन की पूछा गया है, हाउ मैनी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द एलिमेंट R। तो यहाँ पे इसकी परमाणु संख्या 13 है, तो KLM 2 8 3। तो बाहरी कक्ष में कितने हैं? 3। तो इसकी जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे? 3 हो गए। Q और R तत्वों के संयोजन से बने यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखिए। अब Q का परमाणु संख्या है 11 और R में बाहर है 3, तो Q और S तो सबसे बाहरी कक्ष में है 7, इसके अंदर 17 है, तो बाहरी कक्ष में 7 हो जाएंगे, इसके बाहरी कक्ष में 1 हो जाएगा। 2 8 1 और 2 8 7। तो इसके जो फॉर्मूला बनेगा हमारा, क्योंकि इसको 1 की आवश्यकता है तो आयनिक आबंध से इसको दे देगा, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा QS। अगर आप ऐसे समझना चाहें तो सोडियम और क्लोरीन का उदाहरण ले सकते हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 100% आता है। आपको इसके अंदर 2 चीज़ें ही याद रखनी है। 2 प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एक तो कैटिनेशन, श्रृंखलन करने की काबिलियत, और चतुसंयोजकता, टेट्रावैलेंसी। ये 2 पॉइंट आपको अच्छी तरह ध्यान में रखने हैं। इसमें आपको चॉइस भी दी गई है। एल्कीन श्रेणी के द्वितीय सदस्य का आणविक सूत्र लिखिए एवं पहले सदस्य की संरचना बनाइए। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो सीरीज बोली गई है वो बोली गई है एल्कीन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। एल्कीन और एल्काइन में हमारा पहला मेंबर कौन सा होता है? डबल कार्बन से शुरू होता है, तो इथ से शुरू हो रहा है। तो दूसरा जो मेंबर होगा इसके अंदर, इसमें दूसरा मेंबर हमारा हो जाएगा प्रोपीन, मतलब कि C3H6। और इसमें जो स्ट्रक्चर बनाना है वो हमें पहले मेंबर का बनाना है, तो वो हमें बनाना है इथीन का। तो हमारा हो जाएगा C डबल बॉन्ड C और दोनों तरफ इसके हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न था। पहले प्रैक्टिस पेपर की बजाय हमारा दूसरे प्रैक्टिस पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी हद तक आसान है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। द्विखंडन बहुखंडन किस प्रकार भिन्न है? अगर आप नाम पे ध्यान देंगे, द्विखंडन 2 में विभाजित होना, बहुखंडन बहुत सारों में विभाजित होना, तो यही हो गया कि इसमें द्विखंडन के अंदर खाली एक पेरेंट न्यूक्लियाई जो है 2 डॉटर न्यूक्लियाई में विभाजित हो रहा है, उदाहरण के तौर पे अमीबा। और बहुखंडन के अंदर एक पेरेंट जो है न्यूक्लियाई जो है बहुत सारे में हो रहा है, प्लाज्मोडियम। The organism splits into 2 nuclei, daughter cells, is known as binary fission. Binary means 2, and if the parent nuclei divides into many, that is known as multiple fission in plasmodium. तो ये सीधा सीधा उदाहरण हो गया इसके अंदर। सेकेंड जो इसके अंदर पार्ट है कि वृषण उदरीय गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं, कारण बताइए। स्टेट द रीजन वाई टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो जो वृषण होते हैं उनको शुक्राणु बनाने के लिए शरीर से
कम से कम 1 से 3 डिग्री के बीच में कम तापमान की आवश्यकता होती है। द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ sperms formation is around 1 to 3 डिग्री लेसर देन द बॉडी। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री, और इनको चाहिए अराउंड 35 डिग्री के आसपास। सो दैट्स वाई दे आर लोकेटेड लोअर द एपिडर्नम इन बिटवीन योर लेग्स। इसमें चॉइस भी दे रखी है आपको। आप देखोगे कि एक फिगर दिखा रखा है, इसमें हमें पार्ट्स लेबल करने हैं कि कौन सा पार्ट हमारा क्या है। ABCD सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें फ्लावर का डायग्राम आपको प्रैक्टिस करना है। A जो है आपका एंथर हो गया, B पेटल्स हो गया, उसके बाद C जो है वो ओवरी है, और D जो है आपके सेपल्स है। तो इसमें A आपका परागकोश, B जो है वो आपका हो गया पंखुड़ी, C अंडाशय और D अकुंडी। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, शो द क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ टॉल टी प्लांट्स विद ड्वार्फ पी प्लांट्स एंड राइट द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ F1 जनरेशन। तो यहाँ पे टॉल टी पी प्लांट है, बट वो हिट्रोजाइगस है, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी, और उसको हमने क्रॉस करवाया है स्मॉल टी के साथ में। तो ये एक तरह से क्या बन गया, यहाँ पे हमारा टेस्ट क्रॉस रेशियो बन गया, क्योंकि इसमें जो गैमेट्स बनेंगे वो 2 बनेंगे, और इसमें खाली एक गैमेट सेम हो गया हमारा। तो या तो हमारे पास इस तरह के प्लांट्स बनेंगे, ठीक है, और या फिर हमारे पास स्मॉल टी वाले बनेंगे। तो 50% ये बनेंगे, 50% ये, तो रेशियो होगा 1:1। तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं कि टोटल जो प्लांट्स बने वो हमारे पास में उसमें 50% टॉल होंगे और 50% ड्वार्फ होंगे। तो फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ F1 जनरेशन इज 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर आधारित है। इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब सिद्धांत पूछा जाता है। अगर आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आता है तो उसमें बायां हस्त नियम जो आता है उसको आप याद कर लो तो भी सेम ही है, क्योंकि हमारा विद्युत मोटर जो है इसी पे आधारित है कि हमारा जो अंगूठा होता है वो बल या मोशन या फोर्स को बताएगा। पहली तर्जनी उंगली जो है आपकी इसको मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी, और मिडल फिंगर जो होती है वो करंट की दिशा को बताती है। सो द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर क्या होगा, एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट ऑफ करंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से हम इसमें बता सकते हैं। इसमें नीचे देखो मैं आंसर्स भी दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा लेबलिंग वाला क्वेश्चन था, पेटल्स वाला। ये क्रॉस जो है हेट्रोजाइगस टॉल टी प्लांट और ड्वार्फ, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया इलेक्ट्रिक मोटर का। इसके अंदर जो है उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, सपोज ए करंट कैरिंग सोलोनॉइड कॉइल इज सस्पेंडेड फ्रीली, इन विच डायरेक्शन विल इट सेटल एंड वाई। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट की बात आती है तो वो हमेशा अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सस्पेंड करेगी, क्योंकि हमारी जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अपोजिट होती है। तो ये फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट की जब भी कोई बात आएगी तो हमेशा ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। व्हाट विल हैपन इफ़ वी किल ऑल हर्बीवोर्स इन ए फूड चेन। क्या होगा यदि हम किसी आहार श्रृंखला में सभी शाकाहारी जीव को समाप्त कर देंगे। अगर हम सभी शाकाहारी जीव को समाप्त कर देंगे तो उसके ऊपर जो मांसाहारी जीव है वो धीरे धीरे जो है एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लग जाएंगे, क्योंकि शाकाहारी उनको खाने के लिए मिलेंगे नहीं, शाकाहारी मर जाएंगे जीव। तो उस वजह से जो है अल्टीमेटली सारे जीव ही खत्म हो जाएंगे। सो इफ़ वी किल ऑल हर्बीवोरस इन फूड चेन, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल विल डिक्रीज ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, क्योंकि उनको खाना मिलेगा नहीं तो वो मर जाएंगे। हाउ डज इम्प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द इन्वायरमेंट। अगर जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है
हम सोचते हैं कि भाई बायोडिग्रेडेबल है, उनको तो कहीं भी फेंक दो जैव निम्नीकरण पदार्थ, और उनका ढंग से निपटारण नहीं करें तो वो हमारे वातावरण को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादा ध्यान तो किस पे होता है, अजैव निम्नीकरण पदार्थों पे, जो प्लास्टिक वगैरह पे। लेकिन अगर हम जो कचरा, जो जैव निम्नीकरण कचरा है, उसको भी कैसे भी कहीं भी फेंक देंगे तो उससे क्या खतरा हो सकता है। एक तो उसकी वजह से ज़्यादा मच्छर, मक्खियाँ ये सब पैदा हो जाएंगी, जिसके कारण से आपको जो है डायरिया, कोलेरा, टाइफाइड ये बीमारियाँ हो सकती हैं। दूसरा, वातावरण के अंदर जो है एक गंदी स्मेल इनकी वजह से, क्योंकि ये सड़ने लगेंगे, पानी में फेंक दिया तो पानी का पोल्यूशन हो जाएगा। तो इसलिए जो है जैव निम्नीकरण कचरे का भी हमें ध्यान रखना है कि उसको प्रॉपर हम सही जगह पे फेंकें। आप इंग्लिश में आंसर देख सकते हैं इसको। They would serve as a breeding ground for flies and mosquitoes which carries of disease like cholera, typhoid and malaria, and it will produce foul smell, thus causing air pollution. If thrown to water, it would cause water pollution. तो ये इसके कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए चित्र में निम्नलिखित से संबंधित भाग दिखाए गए हैं। अंड का उत्पादन कहाँ हो रहा है, निषेचन स्थल, रोपण स्थल और शुक्राणुओं का प्रवेश। तो इसमें हमें सिर्फ ये बताना है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो फ्लोपियन ट्यूब जहाँ पे ओवरी है, ये ओवरी दिखा रखी है, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, अंड का उत्पादन, दैट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ एग हो रहा है। उसके बाद साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ये है आपकी, ठीक है ना। उसके बाद ए में, उसके बाद इम्प्लांटेशन की बात करें तो यूट्रस में होगा, दैट इज़ सी। और शुक्राणु का प्रवेश कहाँ से होगा, इट इज़ योनि और वजाइना। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखेंगे। ये आंसर में देख सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एग, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन एंड साइट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेक्शन बी, हमारा अब सेक्शन बी शुरू हो गया है। साइक्लोपेंटेन का सूत्र लिखना है आपको। तो साइक्लोपेंटेन का जो सूत्र है, उससे पहले आपको अगर उसके मोलिकुलर फॉर्मूला की बात करें तो ये ध्यान रखना है कि इनका भी जो सूत्र होता है वो हमारा एल्कीन की तरह ही होता है, 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। तो ये वाला सूत्र रहेगा, तो 5 और H10, ठीक है। तो ये हमारा साइक्लोपेंटेन का सूत्र है। इसमें राइट द फॉर्मूला हो गया। सेकंड में हमें बताना है प्रोपेन का सूत्र, उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी है। तो प्रोपेन जो है हमारा क्या हो जाएगा, C3H8। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको जो है आनी चाहिए, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आपको, क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आप इसमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देख सकते हैं कि 3 कार्बन और हाइड्रोजन लगे हुए हैं। सर्कल करते समय आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि कहीं पर भी जो है क्रॉस ओवर ना हो, हाइड्रोजन जहाँ है उसको दोनों सर्कल्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन मिले हो, और कार्बन को टोटल 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हो हर कार्बन के, ना कि कोई एक सिंगल कार्बन पे ध्यान दिया और बाकी टेढ़ा मेढ़ा लगा दिया। ये इजी स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं, बट इसमें बच्चे गलती कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्या निम्नलिखित तत्वों के समूह को डायगोनल त्रिक की तरह वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन है, और बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम है। तो क्या हम इनको जो है डॉबनेयर की तरह नहीं कर सकते, क्योंकि डॉबनेर ने क्या कहा था कि पहला और तीसरा उनके जो है आप एटॉमिक मास को अगर एवरेज निकालते हैं तो सेंटर का आना चाहिए। तो यहाँ पे जो 3 का हमें कॉलम दिया गया है, इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं है, इनके जो है प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास जो है, अगर मैं सोडियम और क्लोरीन का लूँगा तो वो सिलिकॉन के साथ में मैच नहीं करेगा। सेकंड में अगर मैं बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इसमें यस मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इनके जो टोटल मास है बेरिलियम और कैल्शियम का, उसको अगर मैं एवरेज मास निकालता हूँ तो मेरा जो है मैग्नीशियम का आ जाएगा। जैसे कि बेरिलियम का है 9 और कैल्शियम का है मेरा 40, तो ये हो गया 49, ठीक है। अब मैं 49 को अगर 2 से करता हूँ तो कितना हो गया मेरा
24.5 और मैग्नीशियम का कितना दे रखा है मेरे को 24। तो यहाँ पे भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। सो वी कैन अरेंज द सेकेंड वन दैट इज़ बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम बट नॉट द फर्स्ट वन। उसके बाद जो है इसी में जो है आपको एक चॉइस भी दे रखी है, हाउ मैनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। In modern periodic table, how do the atomic size and metallic character of the elements vary as we move from top to bottom? तो कितने जो हैं आपके ग्रुप के अंदर पीरियड्स, एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने पीरियड्स होते हैं और कितने समूह होते हैं। तो अगर हम इसमें बात करें कि किसी समूह की बात करें तो 18 और उसके अंदर जो है आवर्त की बात करें तो 7। ये भी बहुत बार पूछा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब क्वेश्चन है कि दूसरा पार्ट जो है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होता है, किसी भी एटम के सेंटर से जो सबसे भारी कक्ष है उस तक की जो त्रिज्या दूरी है, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियाई। तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर एक समूह या यू कैन से एक ग्रुप के अंदर मैं टॉप टू बॉटम आ रहा हूँ तो एटॉमिक साइज़ क्या होगा, और अगर एक आवर्त के अंदर लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ तो एटॉमिक साइज़ क्या होगा। टॉप टू बॉटम आऊँगा तो एटॉमिक साइज़ जो है इंक्रीज़ होगा। एक लाइन का आंसर क्या होगा, बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ शेल्स, क्योंकि हर जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इसमें 2 शेल होते हैं, इसमें 3 होते हैं और इसमें 4 होते हैं। तो हर मेंबर के अंदर एक एक शेल बढ़ रहा है, इसलिए एटॉमिक साइज़ भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं लेफ़्ट टू राइट इन पीरियड जाऊंगा तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो शेल तो बराबर है लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है एटॉमिक नंबर के हिसाब से, उसके साथ ही प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ रही है। तो जो न्यूक्लियस का जो चार्ज है, जिसको हम कहते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसलिए जो है इसके अंदर वो कम हो जाएगा, आपका एटॉमिक साइज़ कम होगा राइट लेफ़्ट टू राइट। तो ये हमें इसमें 2 चीज़ें ही बतानी थी। एटॉमिक साइज़ के बारे में हो गया हमारा। नेक्स्ट है मेटालिक कैरेक्टर। अब जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट अगर मैं पीरियड की बात करूं तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होगा, क्योंकि राइट साइड में हमारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। टॉप टू बॉटम अगर मैं जाऊंगा, ग्रुप के अंदर अगर मैं जाऊंगा तो मेटालिक साइज़ क्या होगा, इसमें इंक्रीज़ होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पूछा गया है और उसके पीछे रीज़न क्या है। रीज़न सिर्फ आपका एटॉमिक रेडियाई वाले में आपको याद रखना है, बाकी का रीज़न इतना महत्व नहीं रखता। क्या होता है जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी जाति के पुष्प के वृत्तिकाक पर स्थानांतरित होते हैं, इस संपूर्ण क्रिया को समझाइए। तो इसके अंदर जो है क्या होता है, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी जाति के दूसरे पुष्प के वृत्तिकाक पर स्थानांतरित होते हैं, इसको हमें समझाना है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि अगर उसी के ऊपर गिर रहे हैं, व्हाट हैपन्स टू द पोलन ग्रेन्स ऑफ ए फ्लावर व्हेन इट इज़ ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, तो सेल्फ पोलिनेशन हो गया। और अगर उसी स्पीसीज के दूसरे पे होगा तो क्रॉस पोलिनेशन हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद प्रोसेस क्या है कि जो मेल गैमेट है वो फ्यूज़ होके क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। तो इसमें आपकी बुक के अंदर एक चित्र दे रखा है इस तरह का वृत्तिकाक का, उस चित्र को आप प्रैक्टिस कर लें, जिसमें यहाँ पे जो है पोलन ग्रेन दिखा रखे हैं और पोलन ट्यूब अंदर जा रही है और वो फिर मेल गैमेट उसके साथ कंबाइन कर रख के जाइगोट बना। और जो दूसरा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन के अंदर 2 गैमेट्स होते हैं, तो वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिलके क्या बनाता है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बनाता है, जो कि बाहर का बनता है। तो ये आपको डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात की गई है, इसको ज़रूर आपने करना है क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर जो है ये इसका आंसर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। Pollen grains grows the pollen tubes as to reach the female gamete in the ovary. The pollen tube carries 2 male gametes. One male gamete fuses to form egg cell and forms zygote, and the other male gamete fuses with second egg to form the endosperm nuclei. ठीक है,
सेकंड क्वेश्चन जो था इसके अंदर हमारा, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन बडिंग इन हाइड्रा एंड बडिंग इन ईस्ट। तो यहाँ पे जो है अगर ईस्ट की बात करें और हाइड्रा की बात करें तो एक डायग्राम में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाइड्रा में क्या होता है कि आप जब देखेंगे तो खाली एक बर्ड आ रहा है ऐसे और वो अटैच रहता है। जब ये थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा तब डिटैच होगा। जबकि ईस्ट के अंदर हर नया जो सेल ऐसे बनता चला जाता है, जबकि पिछला अभी हमारा डिटैच भी नहीं हुआ है, धीरे धीरे मैच्योर होगा तब बनेगा, पूरी चेन बन जाती है। तो बर्ड्स जो है प्रोड्यूस्ड इसके अंदर जो होते हैं ये बहुकोशिकीय होते हैं और इसके अंदर जो है सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर है ईस्ट के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जो है एक बर्ड बनते ही डिटैच हो जाएगा, जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं होता, वो पेरेंट बॉडी से ही अटैच रहते हैं। तो इसमें आप एक डिफरेंस लिख सकते हैं, दो डिफरेंस मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट जो है आकृति में दिए गए विद्युत परिपथ में निम्नलिखित को ज्ञात करना है हमने कि 4 ओम प्रतिरोध के दोनों सिरों के मध्य विद्युत धारा और 4 ओम प्रतिरोध दोनों सिरों के मध्य विभवांतर। तो ये 4 ओम हमारा ये है, इसके दोनों सिरों के बीच में विद्युत धारा मतलब आई कितनी होगी और प्रतिरोध के वी कितना होगा वो निकालना है हमने। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो मेरा ये पैरेलल में है, तो इसको पहले मैं अलग से सीरीज़ में लेके आऊँगा, तो उसके लिए 1/8 करूँगा तो ये मेरा 4 ओम आ जाएगा, ठीक है। अब टोटल जो रेजिस्टेंस निकालूंगा मैं इसको और इसको प्लस कर दूंगा तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया मेरा 8 ओम। सो करंट फ्लोइंग थ्रू द, अगर मेरे को निकालना है खाली आई की वैल्यू निकालनी है तो V इज इक्वल टू आई आर हो गया मेरा, ठीक है ना। अब I इज इक्वल टू V अपॉन आर, तो V मेरा कितना है 8 और R भी 8 आया था टोटल, तो करंट हो गया 1 एम्पेयर। तो करंट तो मेरा यहाँ पे कितना आ गया 1 एम्पेयर आ गया। नेक्स्ट मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस खाली मेरे को इसी एंड पे निकालना है, यहाँ पे मैं वोल्ट मीटर लगा लिया, तो फिर वही फॉर्मूला यूज़ करूँगा, V इज इक्वल टू R कितना था मेरा यहाँ पे 4 लेना है मेरे को और I मेरा निकाला 1, तो यहाँ पे मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 4 वोल्ट। तो यही इसमें ध्यान में रखना है कि जिसका पूछा जाए उसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको रेजिस्टेंस के साथ में निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ DDT इज 0.2 parts per million in the water of a lake, which organism will show maximum concentration of DDT in the given food chain, give reason of your answer। जैव आवर्धन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि किसी झील के पानी में DDT की सांद्रता 0.2 ppm हो तो निम्नलिखित आहार श्रृंखला में किस जीव में इसकी सांद्रता सबसे अधिक होगी, अपने उत्तर का कारण स्पष्ट कीजिए। शैवाल, प्राणी पलवक, छोटी मछली, बड़ी मछली। तो इसके अंदर जो है अगर हम बात करें प्रोसेस की तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है कि जिसके अंदर जो हार्मफुल केमिकल है वो जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल में हम आगे बढ़ेंगे उनमें बढ़ते चले जाते हैं, इसलिए इसको जो है जैव आवर्धन कहा जाता है। जितनी बड़ी फूड चेन होगी आपकी जो है खाद्य श्रृंखला, उतना ही आखिरी जो जीव होगा उसके पास उतने ही अधिक ये चीज़ें पहुँचेंगी। तो इसमें अरेंज भी करना गिव रीजन टू योर आंसर। अब यहाँ पे पॉइंट वाटर ऑफ ए लेक के अंदर था, फिर एल्गी, ज़ूप्लंक्टन, स्मॉल फिश, बिग फिश, ये हमारी एक फूड चेन बन गई। तो सबसे ज़्यादा जो है किसके पास पहुँचेगी यहाँ पे बिग फिश के पास, ठीक है ना। द कंसंट्रेशन ऑफ DDT विल बी मैक्सिमम इन बिग फिश, एक्यूमुलेशन ऑफ नॉट इज मैक्सिमम एट हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल। तो ये DDT is metabolized and excreted much more slowly than the other nutrients that are passed from one trophic level to the next. So DDT accumulate in the bodies of organisms। तो ये आपको इसका आंसर याद रखना है कि the process of increase of concentration of harmful chemicals like pesticides from first trophic level to the last trophic level in food chain is called biological magnification। The concentration of DDT will be
maximum in big fish as accumulation of non-biodegradable maximum substances maximum at highest trophic level. So DDT is metabolized and excreted much more slowly than the nutrients that are passed from one trophic level to the next. So question number 13 देख लेते हैं. Resistance is क्वेश्चन नंबर 13. हाँ, प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक लिखिए. डिफाइन रेजिस्टेंस, राइट इट एसआई यूनिट. सो रेजिस्टेंस को अगर डिफाइन करना है तो V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई. तो अगर हम रेजिस्टेंस को डिफाइन कर रहे हैं तो ये किसी भी चालक की जो है एक गुण होता है जिससे कि वो उसके अंदर जो बिजली प्रभावित हो रही है उसको रोकता है. एसआई यूनिट क्या है इसकी? ओम है. उसके बाद स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. तो हीट प्रोड्यूस इन ए रेजिस्टर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. तो इसके अंदर जो है आपका जो फॉर्मूला था H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. इस फॉर्मूले को ही अगर आप डिफाइन कर देते हैं तो आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी डिफाइन हो रहा है इसके अंदर कि स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम, इन तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी हीट प्रोड्यूस्ड. इसी में जो है और क्वेश्चन में दे रखा है कि वाई इज टंगस्टन यूज एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प. विद्युत लैंपों में तंतुओं के निर्माण में प्राय टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है. तो इसमें ध्यान में रखना है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है, इस कारण से इसको यूज़ करते हैं. अगला किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है. हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अब जो रेजिस्टेंस होता है वो आपने देखा होगा क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है. तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. दैट मीन्स कि मोटा जो तार है उसमें रेजिस्टेंस कम होता है और पतले में ज़्यादा होता है. वाई आर सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट. सीरीज अरेंजमेंट को घरेलू सर्किट में इसलिए उपयोग नहीं कर सकते हम क्योंकि सीरीज़ में क्या होगा, एक ही स्विच से सारे जो है आपके अप्लाइंसेस एक साथ स्विच ऑन होंगे, एक साथ जो है वो बंद होंगे. एकदम से स्विच ऑन करते ही जो है आप ज़्यादा करंट विद्युत धारा जो है चाहिएगी, तो उससे जो है शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आग लग सकती है, और अनचाहे उपकरण आपको ऑन रखने पड़ेंगे जिस उपकरण से आप काम ले रहे हैं उसकी वजह से भी. तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए. अब हम केस बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं. 14th क्वेश्चन आ गया हमारा. मटर के लंबे पौधे और बोने पौधे के एक क्रॉस के द्वारा संजू को F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए और F2 में बोने पौधे. इस प्रयोग में प्रभावी और अप्रभावी लक्षण कौन से हैं. F2 पीढ़ी में फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात क्या है. व्याख्या कीजिए कि F2 पीढ़ी कितने प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों वाली संतति उत्पन्न होगी. तो इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर की बात करें तो टॉलनेस और ड्वार्फनेस हो गया. इसमें आप क्रॉस करके दिखाओगे, ठीक है ना. उसके बाद व्हाट आर द फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो. तो फिनोटाइपिक रेशियो हमारा इसके अंदर आप देखो तो पहले का तो हो गया डोमिनेंट और रिसेसिव. फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 और जीनोटाइपिक 1:1. और ये पूरा क्रॉस हो गया टॉल नेस के साथ F1 में सारे टॉल और F2 के अंदर आपको ये रेशियो मिल गया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसको हम कर लेंगे अच्छी तरह से. इसी में ऑब्जर्वेशन नोटिस बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट मोनोटिपिक हैड द डोमिनेंट एली ऑफ ट्रेट एज सीन इन लॉ ऑफ डोमिनेंस. और डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर देखा था उसने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में. लास्ट क्वेश्चन है हमारा. एक छात्र ड्राइंग बोर्ड पर सफ़ेद कागज की शीट लगाता है. वह इस कागज के मध्य एक क्षण चुंबक रखता है और फिर चुंबक के चारों ओर एक समान रूप से लोहा चूर्ण डाल देता है. इसके पश्चात वह ड्राइंग बोर्ड को धीरे से थपथपाता है जिससे लोह चूर्ण पूर्ण प्रकार के पैटर्न में व्यवस्थित हो जाता है. अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं. लोह चूर्ण इस प्रकरण के पैटर्न को क्यों व्यवस्थित हो जाता है. ये रेखाएं जिन पर लोह चूर्ण व्यवस्थित है क्या प्रदर्शित करती हैं, और चुंबक के सिरों में लोह पर चूर्ण की अधिकता क्या होती है. तो जो हमारा आयरन वाला क्वेश्चन है कि हमने एक बार मैग्नेट रखी ऐसे कागज़ के ऊपर और उसके साइड में हमने आयरन फिलिंग्स को डाल दिया था. जब हम उसमें थपथपाएंगे तो आप देखोगे कि आयरन फिलिंग्स जो है
इस तरह से नॉर्थ साउथ की तरफ ऐसे जाती हुई नज़र आएंगी आपको। तो वही चीज़ इसमें आपको बतानी है और दर्शानी है। ये देखते हैं इसका उत्तर। Iron filling experience force due to magnetic field and thus align themselves along the magnetic field lines। तो ये एक पहला का है। तो line along which the iron fillings align represent the magnetic field line। जैसे ये बार मैग्नेट थी, तो इस तरह से जो लाइंस है जिसके अकॉर्डिंग वो अलाइन कर रहा है उसको बार मैग्नेट कहा जाता है। द क्राउडिंग ऑफ आयरन फिलिंग एट द एंड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पोजिशन टू मैग्नेटिक पोल्स। यहाँ पे आपको नज़दीक नज़दीक दिखेंगे तो ये इसके मैग्नेटिक पोल्स हो गए। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नॉट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। और कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, क्योंकि अगर वो क्रॉस करेंगे तो एक ही पॉइंट पे दो पोल्स हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा पेपर समझ में आया होगा। प्रैक्टिस पेपर 1 भी जो है चैनल पे उपलब्ध है, प्रैक्टिस पेपर 2 अभी डल जाएगा, और CBSE सैम्पल पेपर भी उपलब्ध है। तो इनको अच्छी तरह से कर लें ताकि आपको प्री बोर्ड में कॉन्फिडेंस आए, अच्छे नंबर आए। थैंक यू।